वेलकम बैक टू योर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। हमने लास्ट जो है डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हम आज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कोलराउश लॉ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो 99% होते हैं। या तो न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर कोलराउश लॉ का सीधा स्टेटमेंट आ सकता है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। अब देखो, पहले जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, उनका डाइल्यूशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा कि जो डाइल्यूशन होता है उसकी वजह से जो आपकी कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी बोल दो, और इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज़ होती है। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ होती है, और आपकी जो कंडक्टेंस है वो भी डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कप्पा, दैट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कि डाइल्यूशन को अगर हम इंक्रीज़ करते जाते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इस फिक्स वॉल्यूम के अंदर डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस जो कैटायंस है और एनायंस है उनका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है, तो कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। बट हमने पढ़ा था ये उतनी डिक्रीज़ नहीं हो पाती जितना होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं लेकिन साथ साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब इसके बाद हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नया टॉपिक हमारा है कोलराउश लॉ वाला। कोलराउश लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पहले देखो कोलराउश लॉ जो है वो बताता क्या है। देखो, कोलराउश जो है उसने स्टडी किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को कंसंट्रेशन के साथ। हम क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूशन। ये भी हमने कल पढ़ा था कि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, मींस कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो गई, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जा रही है, तभी तो इसका मतलब हुआ ना कि हम उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हैं या वाटर को ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारा जो भी सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जा रही है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई मीन्स डाइल्यूशन को हम क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है उसके ऊपर आपने ये देखा था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर आपने ये देखा था कि जो आपकी कंडक्टिविटी है, जो भी आपकी कंडक्टेंस आ रही है या जो भी आपकी कंडक्टिविटी वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आकर रुक जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब ये कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होती जा रही है। हमने देखा कि जो कंडक्टेंस है या फिर आप बोल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। बट एक ऐसी कंडीशन आएगी डाइल्यूशन पे, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये कंडक्टेंस जो है वो स्टॉप हो जाएगी या मोलर कंडक्टिविटी जो है एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे 100% क्या हो चुका है, डिसोशिएशन हो चुका है, आयंस जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो चुके हैं। तो अब जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग आयन मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है।
अब देखो कोलराउश लॉ जो है वो इसी के बेस पर है। हमने देखा था कि इस बेसिस पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो देखो कोलराउश लॉ का, कोलराउश जो है उसने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। उसने ग्राफ जो है वो प्लॉट किया लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी और उसके साथ में लिया कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट सी के लिए। फिर उसने जो ग्राफ प्लॉट किया तो एक तो ग्राफ प्लॉट किया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और जो दूसरा ग्राफ है उसने प्लॉट किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो देखना जब उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ प्लॉट किया तो ये वाला ग्राफ मिला उसको, और जब उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसा कुछ ग्राफ मिला उसको। ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। तो आप क्या देखते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़ीरो है। कंसंट्रेशन ज़ीरो होने का मतलब डाइल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यानी हम जब इस तरफ मूव कर रहे हैं तो डाइल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने जब डाइल्यूशन को इंक्रीज़ किया, जैसे हम इधर जा रहे हैं, हम डाइल्यूशन को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो हम जब यहाँ पे पहुँचते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये तो देखने को मिल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन बहुत कम इंक्रीज़ हो रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी ही इंक्रीज़ हो रही है। जबकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या देखते हैं कि ये देखो, ये मोलर कंडक्टिविटी पहले थोड़ी कम इंक्रीज़ होती है, फिर फटाफट एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है डाइल्यूशन पे। तो ऐसा होता क्यों है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तो हमें मोलर कंडक्टिविटी में सडनली इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनके अंदर इस थोड़ा सा ही स्लाइटली जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर 100% आयोनाइजेशन होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर 100% आयोनाइजेशन नहीं होता है। तो अब देखो आप क्या देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इनकी जो कंडक्टिविटी है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो जो आयंस बने हैं उनकी मोबिलिटी के ऊपर, और दूसरा जो है आयोनाइजेशन के ऊपर, कि कितना आयोनाइजेशन हो रहा है, डिसोशिएशन हो रहा है उसके ऊपर। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आयोनाइजेशन ही है, और फिर सेकंड फैक्टर है मोबिलिटी। तो आपने क्या देखा कि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनका ग्राफ कुछ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ कुछ ऐसा था और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ ऐसा था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो आयोनाइजेशन पहले से ही हो रखा है, मतलब ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो तो वर्क ही नहीं कर रहा है। दूसरा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के लिए फैक्टर कौन सा वर्क कर रहा है, मोबिलिटी, यानी आयंस का मूवमेंट। तो आप जब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये थोड़ा बहुत जो है उसकी वजह से ही हमें क्या देखने को मिलता है, मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, जो आयंस है वो पहले से आयोनाइज्ड नहीं थे, मतलब पहले से आयंस नहीं बने हुए थे, आपने डाइल्यूशन किया तो अब क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं। और दूसरा, आयंस बनेंगे तो वो मोबाइल भी होंगे, मूव करेंगे, तब हमें क्या देखने को मिलता है, ये सडन इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आयोनाइजेशन इंक्रीज़ हो जाता है, और आयोनाइजेशन इंक्रीज़ होते ही मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, सडनली इंक्रीज़ होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ देखना, इसके बेसिस पर जो कोलराउश है या फिर जो ग्राफ हमने प्लॉट किया उसको देखकर एक इक्वेशन दी गई जिसे हम बोलते हैं डिबाई-हक्कल-ऑनसैगर इक्वेशन। कोलराउश जो है उसने ये इक्वेशन दी, लेकिन उसका कोई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं था। ये लैम्डा एम इज़ इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी,
डिबाई हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन। ये लैम्डा एम जो है वो आपकी मोलर कंडक्टेंस है, बुक में आपको इसकी जगह लैम्डा सी लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस है, जो कि आपको बुक के अंदर लैम्डा इन्फिनिटी लिखी हुई मिलेगी। माइनस का बुक में बी लिखा हुआ मिलेगा ए की जगह, और रूट सी, सी कंसंट्रेशन है, ए या फिर यहाँ पे जो बुक में बी लिखा हुआ है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिबाई हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन। ये डिबाई हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन जो है इसका कोई भी बेस नहीं था, थ्योरेटिकल बेस नहीं था। तो ऑनसैगर जो है उसने क्या किया, इसको एक मैथमेटिकल बेस दिया और इस इक्वेशन में इम्प्रूवमेंट किया। क्या थी हमारी जो इक्वेशन आई थी वो ये थी आपके बुक के बेसिस पर, लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। ठीक है, अब डिबाई जो है उसने क्या, डिबाई हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन हमने इसको बोला, अब इसका कोई बेस नहीं था, तो ऑनसैगर ने क्या किया, इसको मैथमेटिकल बेस दिया और इस इक्वेशन को चेंज किया, लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा 82.4 अपोन में डी टी, कैपिटल डी कैपिटल टी, इसकी पावर जो है 1/2, फिर साथ में ईटा, फिर इसके आगे आया प्लस 8.2 इंटू 10⁵ अपोन में डी टी, इसकी जो पावर है यहाँ पे वो है हमारे पास 1/2, और इधर ब्रैकेट साइड में आया लैम्डा इन्फिनिटी, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाद में लिख दिया रूट सी। ठीक है, तो इसको जो है मैथमेटिकल बेस देकर इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसे भी हम क्या बोलते हैं, डिबाई हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन। लैम्डा सी जो है आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है। डी जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सॉल्वेंट का, ईटा पता ही है आपको विस्कोसिटी होती है, टी पता है टेम्परेचर होता है। ठीक है, और फिर रूट सी आपको पता है कंसंट्रेशन है। और इस इक्वेशन को जब शॉर्ट फॉर्म में, ये जो इक्वेशन को चेंज किया गया, इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया गया ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी रूट सी। तो ये जो है ए और बी हमारे क्या है, वो कांस्टेंट है, जिसकी जगह ए की जगह लिखा गया था 82.4 अपॉन डी टी की पावर 1/2 ईटा, यहाँ पे सॉरी माइनस का भी साइन आएगा, 1/ईटा, और बी जो है उसकी जगह क्या लिखा गया आपका 8.2 इंटू 10⁵ डी टी की पावर हाफ। ये हमारी है डिबाई हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन। अब देखो, आपने जो ग्राफ प्लॉट किया था अभी, उससे आपने क्या देखा, ये जो ग्राफ प्लॉट किया था, एक ऐसा ग्राफ आया, एक ऐसा, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसका जो ग्राफ आता है वो तो लीनियर होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ग्राफ आता है वो नॉन लीनियर होता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो लीनियर वेरिएशन शो करते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो नॉन लीनियर वेरिएशन शो करते हैं। फिर हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की, जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और इस अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ, वही आपकी गिवन डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक चीज़ और देखी थी, इस ग्राफ के अंदर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरो कंसंट्रेशन पर जो वैल्यूज़ है, मतलब आपकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ शो करता है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं, तो हम इनकी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोलराउश जो है उसका मेन जो लो है वो है क्या। तो कोलराउश का जो लो है वो है
इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, देखो ये क्या बोलता है। कोलराउश जो है उसने जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस लॉ दिया था वो किस बेसिस पर दिया था और क्या बताया था। कोलराउश जो है उसने क्या किया, अलग अलग आयंस जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, फिर उसके बाद आप देखोगे कि KBr हो गया और NaBr हो गया, मतलब जिनके अंदर एनायंस जो है वो कॉमन है। एक KBr हो गया हमारे पास, NaBr हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही और कोई आयंस ले सकते हो आप, Ki हो गया, Na हो गया, ठीक है, जिनके अंदर ये देखिए एनायंस जो है वो हमारे कॉमन है और कैटायंस पोटेशियम और सोडियम ये है। तो कोलराउश जो है उसने क्या किया, इन सब के लिए जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू का डिफरेंस निकाला इन दोनों की, तो 35 आया, इसका भी अप्रॉक्सीमेटली 35 आया और इसका भी 35 आया। तो उसने क्या बोला, अब होगा क्या, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो कॉमन आयन है वो तो कट हो जाएगा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, और सबके अंदर जो K और Na है उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कोलराउश ये बोलता है कि टोटल जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग जो आयंस होते हैं, जैसे एक इसकी मैं बात करूँ, सिर्फ इसकी मैं बात करूँ, तो इसकी जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस पोटेशियम के ऊपर और इस Cl की मोलर कंडक्टिविटी के सम के ऊपर। अब इसके आगे उसने एक चीज़ ऐड की, वो क्या थी, चाहे ये जो रेस्पेक्टिव आयंस है वो किसी भी सोर्स से मिले हो, उनका मोलर कंडक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा सेम रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। और ऐसा होने का रीज़न यही है, KCl और NaCl, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, यहाँ KBr है और NaBr है, यहाँ I है और यहाँ NaI है, लेकिन सबके अंदर K और Na इनकी जो, या KBr NaBr Ki और NaI इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब ये डिफरेंस सेम क्यों आया, क्योंकि कॉमन आयंस की कंडक्टिविटी तो सेम है तो वो तो कट हो गई। इसका मतलब यहाँ पे भी K और Na की कंडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो K की कंडक्टिविटी है वही यहाँ है, यहाँ पे जो Na की कंडक्टिविटी है वो ही यहाँ है, तभी तो ये डिफरेंस क्या आ पाया है, सेम आ पाया है। तो ये कहना ये चाहता है, ये कह रहा है कि NaCl हो चाहे NaI हो चाहे NaBr हो, सब जगह से जो Na आयन आएगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है उसका कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। ऐसे ही चाहे KCl हो, Ki हो चाहे KBr हो, यहाँ पे हर जगह से जो K आयन आएगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो ये क्या बोलता है कोलराउश लॉ, कि अगर हम बात करें कि कोई भी हमारे पास आयन है, जैसे लैम्डा इन्फिनिटी HCl है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लैम्डा H प्लस आयन यानी कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटी है उन दोनों के सम के इक्वल होगी, भले ही इन कैटायन एनायन का जो सोर्स है वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से कोलराउश जो है उसने ये लॉ दिया, और ये लॉ किस बेसिस पर दिया, कैसे बताया, वो आपने देख ही लिया कि उसने अलग अलग आयंस जो है उसकी क्या निकाली, अलग अलग जो आयंस है उसकी मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस निकाला, और फिर ये पता किया कि सेम आयंस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम ही होता है। अब देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, टोटल कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनायन जो है उसकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है, ठीक है। और ये बात हो रही है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर।
अब मैं यहाँ पे आपको ये बोल दूँ कि हमारे पास है लैम्डा Na2SO4 और आपको क्या करना है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो वो कैसे निकलेगी, Na+ की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे Na आयन कितने हैं, 2, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछते तो हम सीधा कैटायन एनायन लिखते, उनके नंबर्स नहीं लिखते हैं। हालांकि आपको मोलर कंडक्टिविटी ही पूछेंगे, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, सल्फेट आयन जो है उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी कैटायन या एनायन को की मोलर कंडक्टिविटीज़ का सम करके हम किसी भी कंपाउंड की जो उसके अंदर कैटायन और एनायन है उनसे रिलेटेड कंपाउंड की हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, ठीक है। दूसरा, अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ तो चलो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब हो क्या सकता है, जैसे हमें ये दे दिया कि आपको जो एसिटिक एसिड है CH3COH जो है उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। आपको H आयन की मतलब HCl की गिवन है और आपको सोडियम एसीटेट की गिवन है और NaCl की गिवन है। तो आप निकालो। तो आपको क्या पूछा है, एसिटिक एसिड की यानी CH3COOH, इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो किसके इक्वल होगी, CH3CO- आयन के प्लस H+ आयन के, ठीक है। अब आपको कंडक्टिविटी दे रखी है लैम्डा HCl वाली दे रखी है, जिसमें H+ और Cl- की हो जाएगी। दूसरा किसकी दे रखी है आपको, सोडियम एसीटेट की, जिसमें किसकी हो जाएगी, CH3CO- की हो जाएगी और Na+ की हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड आपको दे रखी है NaCl की, तो Na+ की हो जाएगी और Cl- की हो जाएगी। अब आपको इन तीनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास ये रह जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, इस तरीके से अरेंज करो इन आयन्स को कि आपके पास किसकी कंडक्टिविटी बच जाए, सिर्फ और सिर्फ इस आयन की। तो आप देखो, आपको ये CH3CO चाहिए और एक H+ चाहिए, मतलब आप इन दोनों को तो प्लस कर दो और इसमें से माइनस कर दो। तो देखो आपके पास क्या क्या कट हो जाएगा, ये Na+ का है तो ये Na- का है तो ये कट हो जाएगा, ये Cl+ का है और ये Cl क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कट हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या रह गया, लैम्डा H+ रह गया और लैम्डा CH3CO- रह गया। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अब मैं वैल्यू बता देती हूँ आपको, फिर क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, आपको मैंने ये बोल दिया कि आपको निकालनी है लैम्डा CH3COOH की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, और मैंने बोल दिया लैम्डा HCl जो है वो कितना है, 2 है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लैम्डा NaCl जो है वो आपका कितना आ रहा है, 3 है। मतलब ये सिर्फ ऐसा मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। और मैंने बोल दिया कि लैम्डा इनफाइनाइट के ऊपर आपका जो सोडियम एसीटेट है CH3CONa, ये कितना है आपका, 5 है। अब आप इसकी निकालो एसिटिक एसिड की। तो आप कैसे निकालोगे, आपको कौन कौन से आयन चाहिए, ये दोनों आयन चाहिए, CH3CO- वाला और H+ वाला, यानी आप इन दोनों को प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, यही होगा ना, 5 + 2 कर दो, -3 कर दो, तो 7 - 3 यानी इसकी कितनी निकल के आ जाएगी, 4। अब ये कैसे निकल के आई, क्योंकि इसकी ये जो आयन है हमारे पास HCl वाला, इसको अगर हम प्लस में करें तो ये क्या होगा, H+ और Cl-, लैम्डा लगाना मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। और फिर इसके बाद सोडियम एसीटेट को अगर हम प्लस में करें तो CH3CO- और क्या आ जाएगा, Na+। ऐसे ही सेम मैं इसको माइनस में करूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का Na+ और माइनस का Cl-, तो ये Na+ कैंसिल हो गया, ये Cl- और ये Cl- कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये दोनों आयन बच गए, जिससे हम क्या कर सकते हैं,
CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको ये जो वैल्यूज़ गिवन है, जिनको आपने प्लस किया है उनको प्लस कर दो और बचे हुए को जो माइनस किया है उसको माइनस कर दो। तो बस ये ही कोलराउश लॉ जो है उसका न्यूमेरिकल हमारे पास आता है इस तरीके का। फिर उसके बाद जो है थर्ड जो है, एक तो हमने पढ़ा कि जो फ्री माइग्रेशन ऑफ आयंस है, एक सेकंड हमने ये वाला मेथड पढ़ा, और एक इसके अलावा हम एक टर्म और पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं लैम्डा ए इन्फिनिटी। ठीक है, तो सॉरी लैम्डा इन्फिनिटी। तो लैम्डा ए इन्फिनिटी जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटू लैम्डा इन्फिनिटी, और लैम्डा सी इन्फिनिटी की जगह से हम क्या लिख सकते हैं, एन सी इंटू लैम्डा इन्फिनिटी। ये आपका क्या है, हम जो हमने पढ़ा है कोलराउश लॉ वो कंप्लीट है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, या लैम्डा सी भी बोल सकते हो कि गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस। तो ये आपके कोलराउश लॉ और उसके एप्लीकेशंस है। ठीक है, इसके अलावा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने का। एक चीज़ और देखना यहाँ से, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हम कैसे और निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एसिड है HA, ये मान लो कोई एसिड है, जब ये आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, वीक एसिड ले रखा है हमने HA प्लस A माइनस, यही होगा। फिर इनिशियली बोल दिया हमने इसकी कंसंट्रेशन 1 है तो ये 0 है क्योंकि अभी इनिशियल है, और फिर कुछ टाइम बाद ये क्या हो गया, अल्फ़ा डिसोशिएट हो गया, तो ये अल्फ़ा बनेगा और ये भी अल्फ़ा बनेगा। ठीक है, और C जब कंसंट्रेशन है तो हम इसको क्या कर देंगे, C से मल्टीप्लाई, C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा हो गया। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास ये है C अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय C अल्फ़ा, और नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन C माइनस 1 माइनस अल्फ़ा। तो एक C से C कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी एक C है, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी निकाल सकते हैं।